Okay, so now let's start the new chapter, that is the gaseous exchange or gas exchange system भी है इसका नाम, ठीक है. This is one of the shortest chapter in your A-level biology, लेकिन I do not want you guys to neglect it. guys के बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि यार ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम एंड के डेज में रखेंगे याद करने के लिए. पर द थिंग इज़ दैट यू नीड टू नो अबाउट द लोकेशंस, यू नीड टू नो अबाउट द डायग्राम्स. उसको आपको बिल्कुल विजुअलाइज़ करना पड़ता है, बिल्कुल आप उसके ऊपर स्टक रहो. तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे पर इतना डिटेलिंग चैप्टर नहीं है. वेल, दिस इज़ अ वेरी शॉर्टेस्ट चैप्टर. उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि एक वीडियो में कवर होता है या 2-3 वीडियोस लगती हैं. वेल, okay. So first of all, just discuss that the gas exchange system is responsible for the uptake of oxygen into the blood and the excretion of carbon dioxide. As you guys know that excretion means moving out, body से बाहर निकालना किसी चीज़ को. Excretion of carbon dioxide यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी हम इसे बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं एंड वी टेक ऑक्सीजन इन आवर ब्लड. अब यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दी ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से बनता है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है. तो हमने एल्वोइला में डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है, एक्सक्रीट करता है, वहाँ पे इनटेक करता है ऑक्सीजन को. नाउ द गैस एक्सचेंज सरफेस इन द लंग्स इज एक्सटेंसिव, very thin, well supplied with blood and well ventilated. ये जो हमारा गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड होता है और ब्लड कैपिलरी से ज़्यादा इसको सप्लाई मिली हुई होती है, ठीक है, उसकी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और थिन स्ट्रक्चर होता है. अब भैया आप पढ़कर आए हो कि थिन का मतलब क्या है. अगर चीज़ कोई थिन होगी तो उसका मतलब वहाँ पर डिफ्यूजन ईजिली होगा. हमारे लंग्स में होती डिफ्यूजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि गैशियस डिफ्यूजन यहाँ पर रोल प्ले करती है अपना. द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई प्रोवाइड लिटिल रेजिस्टेंस to the movement of air to and from the alveoli. आपको ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से मज़ीद ब्रोंकियोल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना है यहाँ पर. या तो ये सारे स्ट्रक्चर्स ही हैं, इनका पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस का थोड़ा पता होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट मच इन डिटेल. वेल, अब यहाँ पर आपको नेज़ल कैविटी भी गिवन है इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. आपको ह्यूमन बॉडी भी गिवन है, आपको नेज़ल कैविटी भी गिवन है. अगर आप अपने मुंह से सांस लेते हो, कभी आपने मुंह खोल के सांस लिया? ऑफ कोर्स आपने लिया होगा. अगर आपने मुंह खोल के सांस लिया, आपको पता है कि आप अपने माउथ से भी सांस ले सकते हो और अपनी नाक से भी. फ़र्क क्या है? अगर आप माउथ से सांस लेते हो तो देखो, साइंस से कहती है कि अगर आप माउथ से सांस लोगे ना, मुंह से सांस लोगे तो जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, आप मानो ना मानो कि काफ़ी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि फिर आपकी मतलब लंग्स में एंटर हो जाती हैं, ठीक है. लेकिन जब आप अपनी नाक से सांस लेते हो, क्योंकि अल्लाह ने नाक को बनाया ही सांस लेने के लिए, तो वहाँ से जब आप सांस लेते हो तो नेज़ल कैविटी के थ्रू काफ़ी ऐसे पैथोजेंस हो गए या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो गए या फिर जर्म्स हो गए, ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब इन अ सेंस कि एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर फेंक देता है, मतलब बिल्कुल एयर को वो क्या कहते हैं, एयर को बिल्कुल क्लैरिफाई कर लेता है. क्लैरिफाई नहीं, एयर को बिल्कुल जो है वो क्लीन कर लेता है. जब वो एयर को क्लीन कर लेता है तो फिर वो बॉडी के अंदर घुसता है, यानी कि लंग्स के अंदर जाता है, और वो एयर जो होती है हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट इट्स प्योरीफाइड. कि जैसे हमारी नाक है, इन आर नोज वी आर हैविंग द हेयर्स, ये जो टाइनी हेयर्स है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी हम आगे समझेंगे. ये जो है वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह जो होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं. नेज़ल कैविटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है. फिर आगे हमारे पास मज़ीद जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे एयर को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद प्योरीफाई करके फिर हमारे लंग्स में लेके जाते हैं. लेकिन जब आप माउथ से सांस लेते हो तो माउथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा, वहाँ से जितना भी आपका जर्म्स वगैरह वो सारे आप फिर लंग्स में आते हैं फिर वापस. लेकिन माउथ से सांस लेना कोई वो मसले की बात नहीं है, पर स्टिल यू नीड टू यूज़ योर नोज़, ठीक है, क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं यूजुअली. तो नेज़ल कैविटी, ठीक है, ये सारा काम करते हैं. देन वी आर हैविंग द लेबल पार्ट विच इज ट्रैकिया. अच्छा, लेबल पार्ट आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स. देन वी आर हैविंग द लंग्स. लंग्स के अलावा वी आर हैविंग ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद हमारे पास दो ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकाई मजीद फिर ब्रोंकस, यानी कि ब्रोंकियोल में डिवाइड होते हैं, ठीक है. एक मिनट, हाँ, ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल, ठीक है. सो ब्रोंकस फिर मजीद ब्रोंकियोल में डिवाइड होते हैं. ब्रोंकियोल में हमारे पास फिर आखिर में एंड में एल्वियोला आता है, एल्वियोला या एल्वियोलस, ठीक है. और हमारे पास ये रिब्स है, यानी कि लंग्स में हमारे पास जो रिब्स होती हैं दैट इज़ बेसिकली प्लेइंग द रोल. रिब बोन हमारे पास क्या कहते हैं हम, फेफड़ों की हड्डियाँ, ठीक है. वी आर हैविंग द डायफ्राम. डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है, यू ऑलरेडी नो कि डायफ्राम हमारे पास लंग्स को सेपरेट करता है टू द एब्डोमेन. एब्डोमेन में हमारे पास आता है लिवर. आप नीचे को चेक करोगे हमारे पास यहाँ पर आएगा लिवर. वी आर हैविंग द स्टमक, वी आर हैविंग द स्प्लीन, किडनी, ठीक है, और पैंक्रियास वगैरह. तो उसको सेपरेट करता है विद द लंग्स को इन सब चीज़ों से, इन सारे एब्डोमेन से सेपरेट करता है डायफ्राम.
वी आर ऑल्सो हैविंग द प्लूरल कैविटी, ठीक है, और फिल्ड विद द फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है दैट्स अ प्लूरल फ्लूइड। जब आप आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। रिब बोन के साथ हमारे पास जो मसल्स अटैच होती हैं दैट आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल का पता होना चाहिए। तो या दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू नो अबाउट इट, और ये सारा जो है वो बहुत लेबल्ड है, और यू नीड टू नो अबाउट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कैन सिंपली डिफ्यूज from fluid outside the cell through the cell surface membrane into the cytoplasm. Okay. और उसके बाद पे however फॉर्मेलिटी अच्छा सही है फॉर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को सिंपली डिफ्यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द फ्लूइड आउटसाइड द सेल थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। देखो, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये बहुत मुश्किल स्टेटमेंट तुम्हें लग रही है, बट दैट्स नॉट इनफ मुश्किल। अब हमारे पास एक सेल है और दैट्स अ यूनिसेल्युलर, भाई एक ही सेल का बना है ना। अब वो एक ही सेल का मतलब है कि उसके सेल सरफेस मेम्ब्रेन, एक ही सेल है तो उसमें एक ही सेल सरफेस मेम्ब्रेन होगी। तो अगेन शॉर्ट डिस्टेंस, एक ही चीज़ है, एक ही लेयर है, उससे पास करना ऑक्सीजन को सिंप्लीफाई, बहुत ईजिली ये पास करेगा। वो सिंपली अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट भी हो जाएगा ईजिली। पर फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस, क्योंकि हम एक सेल के नहीं बने, हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइज सेल हैं। मोस्ट सेल्स आर एट कंसिडरेबल distances, of course, from the external environment from which oxygen is obtained. जहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि नाक से हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहे हैं। तुम खुद देखो हमारी नोज़ कहाँ पर है, हम नोज़ से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और हमारे लंग्स कहाँ पर है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि दोनों कितनी दूर है आपस में, ठीक है। Therefore they need specialized gas exchange surfaces like alveoli, where oxygen can diffuse into the body and carbon dioxide can diffuse out of the body, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन दिखाया हुआ है। नाउ यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स। वहाँ पे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर तुमने नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी जाके देख लो, वो चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये ऑफकोर्स कि ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे होते हैं। अभी जो ब्लड लेकर आ रही है एल्वियोलाई में आ रहा है, ठीक है। एंड ओके, नाउ इन द एल्वियोलाई दे इट्स गिवन टू यू, ठीक है। म्यूकोसल लाइनिंग भी यहाँ पर गिवन है एंड म्यूकस ग्लैंड भी गिवन है। म्यूकस बेसिकली म्यूकस ग्लैंड हमारे पास म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि म्यूकस, अभी ये बात याद रख लो कि इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक इन अ स्टेट, ठीक है। जेल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स को, सारे वायरस, फंजाई, पैथोजन, बैक्टीरिया, जितने भी जरासीम हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करता है और फिर बॉडी से बाहर चले जाता है। माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है या फिर नोज़ के थ्रू, यूजुअली नोज़ के थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है ये म्यूकस बाहर चला जाता है नाक से, ठीक है। और यहाँ पे एल्वियोलाई डक्ट दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट का क्या मतलब है? डक्ट बेसिकली प्रोवाइडिंग द पाथवे, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एयर, ये एयर वे बेसिकली, यहाँ से एयर जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा है, यानी कि हमारे पास देखो, अब गौर से सुनना। एल्वियोलस तुम्हें दिखाया हुआ है, ठीक है। दीज आर द सर्कुलर स्ट्रक्चर्स एल्वियोलस। इस एल्वियोलस में एक बड़ी सी तुम्हें एक डक दिखाई दे रही है, और उसी डक के अंदर तुम्हें, या उसी डक के अंदर तुम्हें साइड पर तुम्हें दिखाई दे रहा है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना जाना, और वो सिर्फ ब्लड का काम करेगी, वेन, ठीक है। और आर्टरी भी वेन, और आर्टरी और वेन, ठीक है। और अंदर आप देखो तो कैपिलरी बाइंड, कैपिलरी नेटवर्क है। कैपिलरी नेटवर्क इज़ मोर स्पेसिफिक वर्ड टू यूज़। जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये सारा कैपिलरी का नेटवर्क जो है ये ब्लड लेकर आता है हमारे पास इनटू द एल्वियोलस। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो डक्ट है एल्वियोलर डक्ट, वो डक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जा रहा है एल्वियोलस से टू द नोज, और नेज़ल कैविटी से अंदर क्या लेकर आ रहे हैं? ऑक्सीजन को, ठीक है। और फिर वहाँ से एल्वियोलस में आ रहे हैं। तो एल्वियोलस में आ रहे जो ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रहे हैं? बाय द एल्वियोलर डक्ट, यानी कि थ्रू द एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर सैक का मतलब है बेसिकली वो सर्किल, वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास एल्वियोलस, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट ऑफ द सेल जा रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द सेल आ रहे हैं, इनसाइड द ब्लड जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड ऑफ द ब्लड जा रहा है, यानी कि
हमारे पास एल्वियोलस के अंदर क्या एंटर हो रहा है, देखो एल्वियोलस में हमारे पास नोज से हमारे पास एल्वियोलस में जो चीज़ एंटर हो रही है वो हो रहा है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लड है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन हमारे पास अंदर आ रहा है, ठीक है, इनटू द ब्लड। तो एल्वियोलस नाक से यानी कि नोज से और नेजल कैविटी से और एनवायरनमेंट से बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन पहले हमारे पास एल्वियोलस पे जा रहा है, फिर वो एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जा रहा है ब्लड में, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली द डिफ्यूजन इज अकरिंग ओवर हेयर। एल्वियोलस से ब्लड वेसल्स की तरफ जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ये हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, देन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड देन द कैपिलरी नेटवर्क। अब सबसे पहले हम समरी में डिस्कस करने वाले हैं ट्रैकिया को, यानी कि ट्रैकिया की थोड़ी सी समरी को डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। ट्रैकिया बेसिकली इट इज़ द एयरवे दैट लीड्स फ्रॉम द थ्रोट, ठीक है, टू द ब्रोंकाई। हलक से ब्रोंकाई की पोर्शन तक जो भी हमारे पास एयरवे है उसे हम ट्रैकिया कह रहे हैं। एंड सेकेंडली लाइन विद गॉबलेट सेल्स एंड सीलिया। दिस इज़ अनदर की पॉइंट यू नीड टू नो कि हमारे पास जो ट्रैकिया है उसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और सीलिया भी होते हैं। अच्छा, गॉबलेट सेल्स का क्या फंक्शन है? गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल द सीलिया इज बेसिकली बेसिकली द हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीलिएटेड सेल्स बनाते हैं सीलिया को, और सीलिया का फंक्शन है म्यूकस को ऊपर लेके जाना। यानी कि आपका जो डस्ट पार्टिकल है इन द बॉडी, आपकी जो ट्रैकिया है उस ट्रैकिया में, यानी कि आपने सांस की जो नाली है, यहाँ पर अगर कोई जरासीम है, कोई बीमारी है, कोई डस्ट एलर्जी कुछ भी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, गॉबलेट सेल्स जो है, गॉबलेट सेल्स हमारे पास म्यूकस बनाएगा और फिर म्यूकस यानी कि जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फिर सारी क्या चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, बैक्टीरिया वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद जो सीलिएटेड सेल्स है, जो सीलिया बना रहे हैं, वो सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर म्यूकस को ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, और जब वो म्यूकस को ऊपर ट्रांसफ़र करेगा तो फिर वो हमारी नोज़ में आ जाएगा और फिर नोज़ से म्यूकस बाहर चला जाएगा। दिस इज़ हाउ द जेल लाइक स्ट्रक्चर म्यूकस विच इज़ एब्जॉर्बिंग द बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स वो फिर बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लंग्स प्रेजेंट इन द thoracic cavity। यप, यू नीड टू नो अबाउट द thoracic cavity। हमारे जितने भी जो रिब केज है ना, पूरा रिब एक पोर्शन, ये पूरे जहाँ पर लंग्स है एब्डोमेन से ऊपर, एब्डोमेन से ऊपर पूरा ये thoracic cavity होता है हमारे, यानी कि आर्म से लेकर नीचे एब्डोमेन तक, एब्डोमेन से ऊपर तक यानी डायफ्राम तक, ये पूरा thoracic cavity कहलाता है, ठीक है। सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन्स से ये सराउंड होता है। Now you need to know about the name of this membrane at all. It contains a pleural fluid to allow friction-free movement between the lungs and diaphragm and ribs. हमारी बॉडी में ये जो मूवमेंट है ऑफ लंग्स, डायफ्राम और रिब्स, इनके जो मूवमेंट है इसमें कोई ये जो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथली परफेक्टली मूव ऑन करें, तो ये जो मूवमेंट कहलाती है ना बेसिकली, ये बाय द प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड इसको अलाउ करता है इस मूवमेंट को बेसिकली। अब और उसी के साथ हम ब्रोंकाई को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैकिया के बाद पहले ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकियोल्स आता है। इन द ब्रोंकाई हमारे पास लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्रैकिया एंड हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू इट, ठीक है, अल्बाइट नैरोवर, ठीक है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा नैरोवर होता है, ओके। और उसके साथ साथ नाउ यू जस्ट नीड टू नो अबाउट इट कि ईच ब्रोंकस डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई जो है वो मैनी टाइम्स डिवाइड होकर मजीद छोटे छोटे से ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। ब्रोंकियोल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड टू फॉर्म इवन नैरोवर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल दैट सप्लाई एल्वेओलाई विद एयर। जो अब ये देखो, ये मजीद हमारे पास डिवाइड हुआ और मजीद छोटे छोटे ब्रोंकियोल बना रहे हैं। ये जो ब्रोंकियोल बने ये कहला रहा है टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल मजीद डिवाइड होकर बना रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है। ब्रोंकियल्स हमारे पास इनकी दो किस्म के हो गए। अब एक ब्रोंकियल है हमारे पास वेरी नैरो ट्यूब्स, यानी कि लेस देन 1 माइक्रोमीटर, दैट कैरी एयर फ्रॉम द ब्रोंकाई टू द एल्वेओलाई, ठीक है। डू नॉट कंटेन कार्टिलेज अनलाइक द ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमारे पास कार्टिलेज भी होता है, ओके। ट्रैकिया में हमारे पास कार्टिलेज भी होता है, ठीक है, सी कार्टिलेज।
हाइलीन कार्टिलेज भी कहते हैं हम इसे। ये सी टाइप स्ट्रक्चर होता है और ये ज़रूरी होता है, और ये ट्रैकिया में होता है और ब्रोंकाई में होता है, ब्रोंकियोल्स में नहीं होता, ठीक है। और यप, एंड सो कैन कोलैप्स, तो इसलिए कोलैप्स कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा, तो तभी तो कार्टिलेज हमें कोलैप्स से बचा रहा होता है, तभी हमारे पास ना ट्रैकिया कोलैप्स होता है ना हमारे पास ब्रोंकाई कोलैप्स होता है। दिस इज द की पॉइंट यू नीड टू नो। जो जो समझ आ रहा है उसको लिखते रहो। देन वी आर हैविंग द एल्वेओलाई। एल्वेओलाई बेसिकली द मेन साइड ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अभी मैं वही बात कर रहा था, ठीक है। एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके, जो एल्वेओलाई का एल्वेओलाई सैक है वहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन होता है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा थिन होती है हमारे पास कि ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाती है बेसिकली। Essentially are tiny sacs with many structural adaptations to enable gas exchange. Tiny और काफ़ी adaptations होती हैं इनके, यानी कि थिन स्ट्रक्चर है, वेरी वेंटिलेटेड है, सप्लाई विद द कैपिलरी नेटवर्क है, इसमें कैपिलरी नेटवर्क का हाई सप्लाई होता है ताकि फिर गैसियस एक्सचेंज इजीली आराम से हो जाए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी दे और जल्दी से ऑक्सीजन को लेकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना ले। If you talk about the capillary network, so it is an extensive network of capillaries surround the alveoli. ठीक है, they are also an extensive exchange surface between the lungs and the blood. ऑफ कोर्स बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू से कि हमारे पास जो कि कैपिलरी नेटवर्क है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुअर इन ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रखता है इसको लंग्स को दे देता है, लंग्स को नहीं, बेसिकली इन द लंग्स दे आर गिविंग दिस टू द एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई बॉडी से बाहर फेंक देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहीं से ही इनहेल हम जो करते हैं ऑक्सीजन इसको ये ब्लड के अंदर डाल देता है, यानी कि एल्वेओलाई कैपिलरी नेटवर्क के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। दिस इज हाउ व्हाट्स हैपनिंग। नाउ जस्ट रिमेंबर द पाथवे कि हमारे पास ट्रैकिया में सबसे पहले आया है एयर, यानी कि गैसेस सबसे पहले ट्रैकिया में एंटर होंगी, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद फिर एल्वेओलाई में। या और मज़ीद डिटेल बता दूं तो ब्रोंकियोल्स में भी सबसे पहले ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में होंगी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वेओलर डक्ट के थ्रू एल्वेओलर सैक में एंटर होंगी, विच इज़ द एल्वेओलस, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर कैपिलरी नेटवर्क, और फिर वहाँ से हार्ट, और फिर वहाँ से बाकी सारी बॉडी को जो भी ब्लड सप्लाई देना होता है, ठीक है। कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर ट्रैकिया का समझो कि ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में हमारे पास जो कार्टिलेज होते हैं, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, of which the main cell type are chondrocytes. कार्टिलेज बेसिकली एक ऐसे सेल का, एक ऐसे स्पेशलाइज सेल का बना होता है जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। यू नीड टू नो अबाउट इट एज वेल, बिकॉज आपको कार्टिलेज का अगर पूछा जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि किस सेल्स का बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स सही, और उसके अलावा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Also prevent the airways from collapsing या bursting as air pressure changes during the breathing. You already know, आप जब सांस ले रहे होते हो, हम अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो, यानी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे होते हो, या फिर इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास चेंज हो रहा होता है, क्या चेंज हो रहा होता है, एयर का प्रेशर। एयर प्रेशर के चेंज होने की वजह से देयर मे बी चांस ऑफ कोलैप्स और बर्स्टिंग, लेकिन कार्टिलेज बचा देता है आपके ट्रैकिया और ब्रोंकियल को। मेक श्योर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास जो ट्रैकिया और ब्रोंकियल है इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लार्ज है, इनका जो व्हाट कैन आई जस्ट से, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में हमारे पास जो इनका डायमीटर है ये थोड़ा लार्जर है व्हेन कंपेयर टू द ब्रोंकियल्स, उससे थोड़ा रिलेटेड, थोड़ा हार्श है, थोड़ा इसका लार्जर है कंपैरिजन, ठीक है। तो उसकी वजह से हम बेसिकली क्या कहते हैं कि कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज फिर अवॉइड करता है कार्टिलेज क्या करता है ऑल द कोलैप्स और या फिर बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जब भी प्रेशर चेंज हो रहा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज डिफर स्लाइटली इन द ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ब्रोंकाई और ट्रैकिया में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में हमारे पास प्रॉपर सी बना हुआ होता है, ठीक है, यानी कि सी टाइप स्ट्रक्चर होता है, पूरा सर्किल नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता, ये दायरा पूरा कंप्लीट नहीं होता, सर्किल पूरा कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा सी, यानी थोड़ा सा खुला होता है, सी बना होता है। जब हम ब्रोंकाई की बात करते हैं तो ब्रोंकाई में हमारे पास सी पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सी नहीं होता है, पर पूरा ब्रोंकाई का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। दैट्स मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट कि कार्टिलेज ब्रोंकाई और ट्रैकिया में भी सेम नहीं होते। इन द ट्रैकिया दे आर द सी टाइप स्ट्रक्चर, इन द ब्रोंकाई ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कल बने हुए होते हैं। Now just see this trachea, इसका स्ट्रक्चर देखो, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ तुम्हें ट्रैकिया का दिखाया हुआ है, इन विच दे आर शोइंग इन द ईसोफेगस। बेसिकली ईसोफेगस हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, और उसी के बिल्कुल बराबर में, बिकॉज यू नो कि एक हमारी ग़िज़ा की नाली है, ठीक है, ग़िज़ा की नाली, दूसरी जगह पे हमारे पास सांस की नाली है। ईसोफेगस बेसिकली हमारे ट्रैकिया के पीछे होती है,
ठीक है। तो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर तुम्हें विजिबल है। खैर ईसोफेगस का स्ट्रक्चर जो है वो नेग्लेक्ट कर लो, जस्ट ये बात याद रखो कि उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ठीक है। बाकी ये कि आपको ट्रैकिया में ये देखना है कि ट्रैकिया का ल्यूमिन कितना बड़ा है। ओके, तो हमारे पास ट्रैकिया का एक ल्यूमिन होता है जो कि बड़ा है, एंड देन वी आर हैविंग द सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। सब म्यूकोसा लेयर है और फिर सब म्यूकोसा लेयर विच इज़ शोन इन द लाइट पिंकिश कलर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द हाइलीन कार्टिलेज। दिस इज़ बेसिकली यू कैन जस्ट से दैट दिस इज़ द कार्टिलेज रिंग एट ऑल। और उसके बाद विच इज़ शोन इन द ब्लू कलर, देन वी आर हैविंग द डार्क पिंक इन विच वी आर शोइंग द ट्रैकियल एडवेंटिटिया। यप, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। उसी के साथ साथ बेसिकली हमारे पास जो सब म्यूकोसा लेयर है, इसी के अंदर हमारे पास एक बहुत टाइनी सी लेयर होती है, ठीक है। और बाय द वे इसका जो नाम है आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है एट ऑल, नहीं द यू नीड टू नो अबाउट द नेम ऑफ दिस मसल, ठीक है, जो कि गिवन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। म्यूकस मेम्ब्रेन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड इन फैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन भी इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये जो नाम लिखे हुए हैं, आई नो दैट दिस इज़ वेरी डेंजरस नेम्स एट ऑल। आपको लगता है पहली दफ़े देखने में कि इवन दीज आर वेरी डेंजरस, तो मसले की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन है जो पार्ट ऑफ सिलेबस है। इन फैक्ट आई वुड नो इवन थिंक कि आपका सब म्यूकोसा लेयर जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। बेसिकली आपको बस याद करना है कि हमारे पास जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाद हमारे पास जो पहली लेयर कहलाती है, दैट लेयर इज़ नोन एज अ सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर के बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर आती है दैट्स द हाइलीन कार्टिलेज रिंग। और ट्रैकिया में है तो तुम देख सकते हो कि ब्लू कलर, ये तुम गौर से देखो तो हमारे पास जो डार्क पिंक है वो पूरा प्रॉपर सर्किल है, ओके। यानी कि हमारे पास जो डार्क पिंक है दैट्स योर एडवेंटिटिया, ये पूरा हमारे पास सर्किल है, एंड देन वी आर हैविंग द सब म्यूकोसा लेयर। ये भी हमारे पास लाइट पिंक पूरा जो है वो सर्किल है, लाइक नॉट इन अ सर्किल इन अ शेप, लेकिन पूरा कंप्लीट है। व्हाट आई मीन टू से कि अगर तुम सिर्फ कार्टिलेज रिंग को देखो तो वो पूरा सर्किल नहीं है, लाइक ईसोफेगस की साइड से वो है ही नहीं, वो जगह, वो पोर्शन ही खाली है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कार्टिलेज हमारे पास ब्रोंकाई में भी होता है और ट्रैकिया में भी। फ़र्क इतना है कि ट्रैकिया में वो सी शेप्ड होता है या सी रिंग होता है, जबकि अगर हम ब्रोंकाई की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है। और दिस इज़ द ग्रेट डिफरेंस यू नीड टू नो अबाउट इट। रही बात इसकी कि ट्रैकिया के मजीद आपको डायग्राम दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड्स भी आपको गिवन है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको फोल्डेड म्यूकोसा भी गिवन है। अच्छा, ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस में हमारे पास सब म्यूकोसा या म्यूकोसा लेयर जो होती हैं ये हमारे पास फोल्डेड है। इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में तुम यहाँ पे देखो कि म्यूकोसा है, ठीक है। और म्यूकोसा का बेसिकली फंक्शन ये कि आपको ये म्यूकस लेयर है, और ये बेसिकली आप दो काम करता है। एक तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, और दूसरी ये जो चीज़ करता है वो ये करता है कि ये आपके डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। जब ये इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपके डस्ट पार्टिकल्स लंग्स तक नहीं जाते, यानी कि ये ब्लड में नहीं जाते, यानी कि कोई भी बीमारी नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसी के साथ साथ सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज ये विजिबल है। अच्छा, दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड डायग्राम बेसिकली आपको शो करिए कि आपको पूरा ये डायग्राम दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि लेबल द ट्रैकिया, लेबल द ईसोफेगस। वेल, ईसोफेगस नहीं तो ट्रैकिया, आपको लेबल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वेयर इज़ द पोजीशन एग्जैक्टली। तो ये सारे की पॉइंट्स है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू बेसिकली नीड टू नो अबाउट इट। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको नहीं पता ये ट्रैकिया कहाँ है, ट्रैकिया का ये पार्ट कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज कहाँ पर है फॉर सपोज, ये सब म्यूकोसा लेयर कहाँ पर है, स्मूथ मसल्स कहाँ पर है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। कार्टिलेज हेयर इज प्रेजेंट इन अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सी शेप रिंग्स, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। द ट्रैकिया एज अ होल इज सपोर्टेड बाय दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो रिंग्स होती हैं ये सपोर्ट भी देती हैं, ठीक है। और पूरा जो ट्रैकिया हमारी एक विंड पाइप है, जैसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, उससे जो सपोर्ट देती है वो कार्टिलेज कहलाती है, ठीक है। एंड दिस इज सी शेप्ड। सी शेप्ड का मतलब है कि ये पूरा सर्कल नहीं होता है, सिर्फ सी स्ट्रक्चर टाइप होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। Now this is another layer, हमारे पास longitudinal structure है, and in this longitudinal structure, because you need to know about your cross section area of transverse and longitudinal section। अभी जो आपने देखा ये transverse section था, अब जो देख रहे हो ये longitudinal section है। यप, और ये जो डायग्राम है इसमें आपको हाइलीन कार्टिलेज भी दिखाया हुआ है, विच इज़ रिंग इन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले सबसे एंड में है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास सिलिया है,
और गॉबलेट सेल्स बिल्कुल अंदर हैं। अब गॉबलेट सेल्स हमारे पे म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सीलिया जो है, जो सीलिएटेड सेल से बना है, ये सीलिया जो है वो म्यूकस को ऊपर पहुंचाता है। इसी की वजह से म्यूकस और डस्ट पार्टिकल सारे ऊपर जाते हैं, ठीक है। यप, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द लाइनिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम का बने हुए थे बेसिकली। सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब यही है कि ये जो है मेम्ब्रेन्स, ये सारी सीलिया मेम्ब्रेन्स, और ये अलाउ करती हैं म्यूकस को टू मूव अप। क्योंकि आपका जब म्यूकस ऐड हो गया हमारे लाइक हलक में, हलक कह रहा हूँ, हमारे जो विंड पाइप है उसमें सांस की नाली में म्यूकस आ गया बहुत ज़्यादा, वो म्यूकस ऊपर भी तो जाएगा, जिससे डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया है, जरासीम वगैरह को एब्जॉर्ब किया है, तो ये इसको तो बॉडी से निकलना भी तो है बाहर। तो बॉडी से बाहर निकलता है तो सीलिया का काम है कि ये म्यूकस को ऊपर पहुंचाता है विंड पाइप पे ऊपर, और फिर वो नेज़ल कैविटी में एंटर करता है, वो नोज़ में एंटर करता है, फिर वो नाक से बाहर, या फिर मे बी माउथ से बाहर, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपने इसको, फॉर सपोज एक क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता होगा कि फॉर सपोज अगर हमने म्यूकस को अपने स्टमक में ले गए, ईसोफेगस के थ्रू अपने स्टमक में हमने जो है वो म्यूकस ऐड कर लिया, मतलब म्यूकस को हमने अपने स्टमक में जो है वो अंदर ले लिया उसके, तो म्यूकस के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और वो फिर जो है वो म्यूकस को अंदर जितने भी वो जरासीम रखे हुए होते हैं वो उसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूकस, लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये कहा जाता है कि आप जो है वो म्यूकस को बाहर निकालें। वेल, इतना कोई ज़्यादा डिटेल नहीं समझनी हमें इसकी, बस ये समझना है कि म्यूकस हमारी बॉडी से बाहर नेज़ल कैविटी के थ्रू जाता है, और ये होते कहाँ पर हैं, गॉबलेट सेल्स में। गॉबलेट सेल्स म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर वो सीलिया में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो फिर ऊपर जाते हैं। विच रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स के जो है मेम्ब्रेन में वो रेस्ट करते हैं। रेस्ट इन द सेंस के वो या जब प्रोड्यूस होता है ना तो वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स वाले मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होते हैं। जब भी कोई आप जैसे सांस ले रहे हो कंटिन्यूसली, ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो नहीं कि आप सांस रोक के लेते हो। देखो, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आप रोक के करते हो, लाइक फॉर सपोज खाना, आप जब कुछ खाओगे तभी वो चीज़ डाइजेस्ट होगी। जब आप पानी पियोगे तभी हमारे पास जब वो यूरिन उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी कि किडनी अपना फंक्शन तब करता है। लेकिन कुछ हमारे पास प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। आप अगर जाग रहे हो या सो रहे हो, आप हमेशा सांस लेते हो, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली खुद ही होता है, कुदरत का निज़ाम है, इसकी वजह से सांस चलती रहती है। तो तभी 10 पार्टिकल जो है वो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर म्यूकस जमा होता है आकर मेम्ब्रेन ऑफ फाइबर प्रोटीन्स के, और वहाँ पर सारे जरासीम को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद ऊपर चला जाता है, यानी कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट कर देता है, सारे जरासीम को बाहर निकाल देता है। Beneath the epithelium is an area of loose tissue with blood vessels and mucous glands. ठीक है, एपिथेलियम के पीछे बिल्कुल नीचे और बैक साइड पर इसके जो पोर्शन कहलाता है, बेसिकली दीज आर द ब्लड वेसल्स, म्यूकस ग्लैंड्स सच एज द गॉबलेट सेल्स, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसमें, और लूज टिश्यूज़ भी होते हैं। लूज टिश्यूज़ इन द सेंस के यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल्स भी होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कार्टिलेज होता है, और उसके अलावा हमारे कार्टिलेज होता है, हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, और दे आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इससे भी कोई फंक्शन करना है, तो फंक्शन करने के लिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो तभी यहाँ पे ब्लड वेसल्स का होना भी ज़रूरी है। नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई, जिसका सिंगुलर वर्ड है ब्रोंकस, यानी कि एक होगा तो ब्रोंकस, और हमारे बॉडी में 2 ब्रोंकस होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारा ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई 1 ब्रोंकस, ठीक। नाउ इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, इसके पास भी एक ल्यूमेन होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसे पाथवे प्रोवाइड करना है, एयर वे बेसिकली होता है इसमें हमारे पास, ताकि पाथवे प्रोवाइड करे टू द एयर, आप इनहेल और एक्सहेल जो भी कर रहे हो, ठीक है। कार्टिलेज हेयर इज प्रेजेंट इन इर्रेगुलर ब्लॉक्स में ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देयर आर फ्यूअर गॉबलेट सेल्स per centimeter cube than in the trachea, and the epithelial cell are not as tall. एपिथेलियल सेल यहाँ के ज़्यादा टॉल नहीं होते, और यहाँ पे गॉबलेट सेल्स थोड़े से कम होते हैं, यहाँ पे म्यूकस थोड़ा सा कम जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं गॉबलेट सेल्स होते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ट्रैकिया के कंपैरिजन में बता रहे हैं कि ट्रैकिया के कंपैरिजन में ये कम होते हैं, क्योंकि ट्रैकिया में सबसे ज़्यादा होंगे। वहाँ पर एयर भी तो अच्छी खासी एरिया लेकर आ रही है, यानी कि एयर एक अच्छे खासे वॉल्यूम में आ रहा है, उसका ल्यूमेन बड़ा है, ब्रोंकाई का ल्यूमेन छोटा है, तो ब्रोंकाइस के जो ल्यूमेंस हमारे पास छोटे हैं, इस छोटे ब्रोंकाई ल्यूमेन की वजह से हमारे पास जो जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक तो पहली बार वो ज़्यादा नहीं होंगे, दूसरी बार वो जितने भी हो तो उस लिहाज से म्यूकस उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट इन द सेंस, एक्सक्रीट नहीं, हम ये कहते हैं एक्सहेल कर देता है, या यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है सारे के सारे जरासीम, ठीक है। नाउ सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट beneath epithelium there are elastic fibers. Elastic fiber is something you need to know about it. What is elastic fiber?
ना बेसिकली इलास्टिक फाइबर हमारे पास होता है, देखो इलास्टिक फाइबर्स ऑलवेज प्रोवाइड द इलास्टिसिटी, कोई ऐसी चीज़ जो कि अपनी शेप को चेंज करे लेकिन वापस उस शेप में आ जाए। यानी कि आपने अगर किसी चीज़ को लाइक फॉर सपोज आपके पास एक बॉल है फॉर सपोज, और आपने उस बॉल को क्या कहते हैं फोल्ड किया, जस्ट इन केस फोल्ड इज़ नॉट अ बेटर वर्ड, वेल अगर आपने बॉल को पंच किया, दबाया, कंप्रेस किया, लेकिन फिर आपने उस बॉल को छोड़ दिया तो वो बॉल वापस से अपनी सिमिलर कंडीशन में आ गई, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई, तो ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और ये इलास्टिसिटी फिर प्रोवाइड करती है कि इसी वजह से ब्रोंकस का शेप चेंज नहीं होता। इलास्टिसिटी का मतलब कि इधर से उधर का दब भी जाए तो ये अपनी पोजीशन इख्तियार कर लेता है, ये डिफॉर्मेशन नहीं होती यहाँ पर। दैट इज़ अ की पॉइंट यू नीड टू नो अबाउट इट। बाकी जो चीज़ें लेबल हुई हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हेलिंग कार्टिलेज भी होता है एंड दिस इज़ इन इर्रेगुलर ब्लॉक्स। बाकी सारी चीज़ें आप लिखें, फिर गॉबलेट सेल्स भी होता है, सिलिया भी होता है, और गॉबलेट सेल्स जहाँ होते हैं वहाँ सिलिया ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज गॉबलेट सेल्स आपको म्यूकस प्रोवाइड करता है, सिलिया उस म्यूकस को ऊपर प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉडी से बाहर, विंड पाइप से बाहर भेजता है। नाउ इफ़ यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकियोल्स, तो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के ब्रोंकियोल्स होते हैं, एक होता है टर्मिनरी ब्रोंकियोल्स और दूसरा हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। दोनों में फ़र्क बताता हूँ अभी आगे। पहले ये स्ट्रक्चर देखो कि हमारे पास यहाँ पर ब्रोंकियोल में हमारे पास इसका ल्यूमेन है। अच्छा, ब्रोंकियोल का स्ट्रक्चर ये जो है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, इन्हें तुम अपने लाइक दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल इसको इमेजिन कर लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो सारी इमेजेस को। ये वो चीज़ें हैं जो तुमसे पूछी जाएंगी। पेपर 3 में आया तो कलर तरीके से पूछे जाएंगे, नहीं कि कलरफुल इमेजेस गिवन होंगी। अगर पेपर 2 में आया तो ब्लैक एंड वाइट में शो होंगी, पर आपको पता होना चाहिए सब। और ब्लैक एंड वाइट में भले ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलरफुल तस्वीरें हो, बंदा अगर उसको पता है ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसके नज़दीक वालों का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है, तो फिर वो फिर पेपर कर लेता है अपना अच्छे से। दिस इज़ द ब्रोंकियल व्हिच इज़ गिवन टू यू। और अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रोंकियल्स में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं और इसी के साथ साथ स्मूथ मसल्स भी लेबल हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का भी आपको पता होना चाहिए और स्मूथ मसल्स का भी। जो ज़्यादा डार्किश पिंकिश कलर एरिया है वहाँ स्मूथ मसल गिवन है, जो लाइटिश कलर है उसमें लाइट कलर जो है उसमें आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ गिवन है। यानी कि आपको यहाँ पर इन चीज़ों को दोनों को डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग द एपिथेलियम इज़ स्मूथ मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू एडजस्ट डायमीटर। स्मूथ मसल का फंक्शन यहाँ समझ आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है ताकि उसका जो डायमीटर है वो एडजस्ट रहे। डायमीटर एडजस्ट का क्या मतलब है? डायमीटर एडजस्ट का मतलब है कि उसका ल्यूमिन ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, जो ल्यूमिन है उसी ल्यूमिन में रहे, ठीक है, ताकि उसी डायमीटर में, ल्यूमिन के डायमीटर में उसी तरह से जो है वो एयर पास कर पाए और इजीली पास कर पाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को, अब तुम लोग आगे पढ़ोगे, मे बी नॉट इन इलेवेंथ, बल्कि आप अगर यूनिवर्सिटी कभी जाओ तो वहाँ पे मजीद आप डिटेल चीज़ों को फिर एक्नॉलेज करते हो। फॉर जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि अगर जस्ट इन केस आपका जो ब्रोंकियोल है वहाँ पर सांस का मसला हो जाता है, वो सांस का मसला इसलिए होता है आपके ब्रोंकियोल्स का डायमीटर एडजस्ट नहीं हो पाता, वहाँ पर स्मूथ मसल्स में इंजरी आ जाती है, इस तरह का कुछ सीन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अक्सर बेशतर सांस में दुश्वारी होती है, सही से सांस नहीं आ पाता। और बाकी रीज़न्स भी हो सकते हैं, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो कि बंदे फेस कर लेते हैं अक्सर और बेशतर, कि उनको सही से प्रॉपर्ली सांस नहीं आ पा रहा होता। तो दैट इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट। वेल, तो स्मूथ मसल का फंक्शन है कि डायमीटर को एडजस्ट करती है और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, देयर इज़ नो कार्टिलेज टू मेक सच एडजस्टमेंट टू डायमीटर पॉसिबल। यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता, वैसे से किसी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर से कोई कार्टिलेज भी नहीं होता, इसका डायमीटर ऑलवेज एडजस्ट रहता है। अराउंड द ब्रोंकियल आर सम एल्वेओलाई। ब्रोंकियल के नज़दीक कुछ एल्वेओलाई भी होते हैं, और आपको पता है कि एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एल्वेओलाई जो होता है हमारे पास वो ब्रोंकियोल्स के ही साथ अटैच होते हैं, यानी कि ब्रोंकियोल्स के नज़दीक एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जहाँ पर एल्वेओलाई मौजूद होते हैं। नाउ दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियल, जिसमें नज़दीक में टर्मिनल ब्रोंकियल के एल्वेओलाई भी गिवन है, एल्वेओलस, और उसी के साथ साथ आपको मसल्स भी गिवन है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं, इट्स नॉट मेंशन इन द टर्मिनल ब्रोंकियल, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ऊपर मेंशन है ब्रोंकियल में, तो दीज आर द डायग्राम्स बेसिकली। अब हर चीज़ में वो डिटेल डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पर ये डायग्राम्स आपको विजिबल भी हैं और क्लियर भी होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो पॉज करो और इसको गौर से देखो। इनफैक्ट दिल करे तो बना भी लो ताकि मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। जितनी चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है अभी तुम बात से पर टॉपिकल्स उठा के करो, उससे तुम्हें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो वेल, अभी हम फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मज़ीद डिटेल्स, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को कवर कर लूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट भी तुम्हें लाजमी जो है वो नोटिफाइड हो जाओ। उसके लिए भी तुम और अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम अपडेट भी रखो, ऑर्गेनाइज भी रखो, कंप्लीट भी रखो, और उसके साथ साथ प्रिपेयर वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर।